हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के एक इम्पॉर्टेंट टर्म रेनेसा के बारे में। दोस्तों, रेनेसा जो है, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आपको किसी ना किसी ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर किसी ईयर में आपके सिलेबस में मिल सकता है। अगर आप सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हैं फिर भी आपके सिलेबस में किसी न किसी सेमेस्टर में इसे रखा गया होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि रेनेसा क्या है और रेनेसा पर निबंध लिखिए, रेनेसा को बताइए, इनके प्रभाव को बताइए, इनकी क्वालिटीज़ को बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि रेनेसा क्या है, रेनेसा को समझेंगे। और उसके बाद अगर आपके एग्ज़ाम में ये आ जाता है तो आप एग्ज़ाम में इसे किस प्रकार से कर सकते हैं और एग्ज़ाम में इसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे एक मॉडल आंसर के द्वारा वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन रेनेसा एज ए लिटरेरी मोमेंट इन इंग्लैंड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेनेसा के ऊपर एक निबंध लिखिए जो कि एक साहित्यिक आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में, और इसके प्रभाव बताइए इंग्लिश लिटरेचर पे। यानी कि इनके प्रभाव बताना है इंग्लिश लिटरेचर पे, और ये क्या है, ये निबंध के माध्यम से लिखना है। तो यहाँ पे आंसर पे देखिए, इंट्रोडक्शन पहले दिया गया है, यानी कि आपको इंट्रोडक्शन देना है। भूमिका या फिर परिचय इसे कहते हैं हिंदी में। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। द रेनेसा वाज ए लिटरली मोमेंट, इट हैड इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, इट केम टू इंग्लैंड थ्रू इटली, जर्मनी एंड फ्रांस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेनेसा जो है एक लिटरली मूवमेंट यानी कि साहित्यिक आंदोलन था जो कि साहित्य की वजह से हुआ था। इट हैड इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, इसका जो है उद्भव यानी कि इसका जो है उत्पत्ति या फिर ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये जो है ग्रीक से स्टार्ट हुआ था। इट केम टू इंग्लैंड, यह जो है इंग्लैंड आया। थ्रू इटली, जर्मनी एंड फ्रांस, यानी कि इटली, जर्मनी और फ्रांस के रास्ते से जो है ये ग्रीक से होता हुआ इंग्लैंड में आ गया। यानी कि यह इंग्लैंड में आया इटली, जर्मनी और फ्रांस के रास्ते होते हुए। ये तो था इंट्रोडक्शन, जो जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि रेनेसां जो है एक साहित्यिक आंदोलन था। एक साहित्यिक साहित्य के प्रति जो है आंदोलन हुआ था, क्योंकि विद्या जागरण काल चल रहा था वो। यानी कि सबको जो है अपने दिल की बातें और अपनी जो जो भी बातें थी वो बातें करनी रहती थी, लेकिन वहाँ पे जो ऐसे नियम कानून होते थे जिनसे लोग कोई भी बातें खुलकर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्वालिटीज़ उसकी देखेंगे कि रेनेसा की क्वालिटीज़ क्या थी, किस लिए वो हुआ था, तब हमें समझ में आएगा कि रेनेसा असल मतलब में किस लिए हुआ था। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब चलिए देखते हैं इसका मीनिंग, यानी कि इसका अर्थ क्या है। विद्या जागरण काल या फिर रेनेसा या फिर पुनर्जागरण, इसे जो है इंग्लिश साहित्य में जो हम लोग विद्या जागरण काल कहते हैं। जबकि अगर रेनेसा को देखा जाए ऐसे नॉर्मली तो उसे पुनर्जागरण कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जो सोया हुआ है, समझ लीजिए उसे पुनः जागृत कर दिया जाए, या फिर पुनर्जन्म, यानी कि समझ लीजिए जीते जी ही कहते हैं लोग कि पुनर्जन्म मेरा हो गया, यानी कि दोबारा जन्म हो गया। जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो लोग कहते हैं दोबारा जन्म हो गया ज़्यादातर। तो यहाँ पे जो है वही जो है कहा जा रहा है कि इस रेनेसा का मतलब क्या है, इस विद्या जागरण का मतलब क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है, द मीनिंग ऑफ रेनेसा इज अ रीबर्थ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण या फिर विद्या जागरण काल का अर्थ होता है पुनर्जन्म होना, यानी कि दोबारा से जन्म लेना। इट इज़ अ रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, यह जो है शास्त्रीय ज्ञान का पुनर्जन्म है। यानी कि जो हम लोग क्लासिकल लर्निंग करते हैं, शास्त्रीय ज्ञान लेते हैं, उसका जो है पुनर्जन्म हुआ था वहाँ पे जो है इंग्लैंड में। इट वॉज अ न्यू स्पेशली द ग्रीक लर्निंग, यह जो है विशेषकर यूनानी विद्या का युग था, यानी कि यह जो है ग्रीक लर्निंग का युग था। इट इट ब्रॉट सम लाइन सक्सेस, राइप विजडम, हेरोइक डीड्स एंड अ न्यू स्पिरिटफुल लाइफ, लाइट एंड ब्यूटी। इसमें पूर्ण सफल परिपक्व बुद्धि थी, वीरतापूर्ण कार्य थे एवं नई भावनाएं पैदा की गई थी। इसमें संपूर्ण जीवन प्रकाश की एवं सौंदर्य की भावनाएं भरी हुई थी। यहाँ पे इन सभी शब्दों का मतलब डायरेक्टरी में बोलता गया और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पे समझिए कि ये जो पुनर्जागरण था, ये जब आया तो इसने जो है सक्सेस लाई और तेज बुद्धिमत्ता ले आई। लोग परिपक्व होकर बातें करने लगे, यानी कि लोग समझदारी भरी बातें करने लगे। इससे पहले जो है समझदारी बहुत कम रहती थी। लोग आपस में लड़ते रहते थे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते थे, और एक नियम होता था उसी को लेकर चलना रहता था। इंसानियत नाम की उतनी चीज़ नहीं होती थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोग परिपक्व हो रहे थे, उनकी वो अपनी बुद्धि चला रहे थे और वीरतापूर्ण कार्य करते रहे थे, और नई भावनाएं लोगों में पैदा हो रही थी नए अच्छे काम करने के लिए। इससे जो है संपूर्ण जीवन यानी कि पूरा जीवन जो है वो प्रकाश एवं सौंदर्य की भावना से भर गया था, यानी कि भर रहा था।
रेनेसा का मतलब ये होता है कि पुनर्जागरण का मतलब यानी कि पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म में क्या होगा, नई बुद्धि हो जाएगी आपकी, नई ताकत आ जाएंगे आपके पास, जिससे कि जो है पूरा जीवन जो है, जो पुनर्जन्म होगा उसके बाद जो जीवन होगा वह जो है अच्छी तरीके से व्यतीत होने लगेगा, पूरा प्रकाशमय एवं सौंदर्य की भावना से भरा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिया कि मीनिंग ऑफ रेनेसा, जिसमें कि हम लोगों ने समझा कि पुनर्जन्म होता है रेनेसा का मतलब। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ रेनेसा देख लिया। अब चलिए देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द रेनेसा। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ते हैं। इन 1453 देयर वाज द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टू द टर्क्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट द ग्रीक स्कॉलर हैड टू फ्लाई टू इटली विद बुक्स ऑफ हाई फिलोसफी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1453 में जो है कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कुछ तुनतुनिया का तुर्क लोगों के हाथों पतन हुआ। यहाँ पे कॉन्स्टेंटिन जो है वो नोपुल है, उनका जो है तुर्कों के हाथों जो है पतन हो गया। जो वहाँ पे थे कॉन्स्टेंटिनोपल नाम के जो भी लोग थे, उनका जो है उनका जो है तुर्क लोगों के हाथों पतन हो गया। तुर्क लोगों ने जो है उनका पतन कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रीक स्कॉलर हैड टू फ्लाई टू इटली विद द बुक ऑफ हाई फिलोसफी। इसके परिणाम स्वरूप जो है यूनानी विद्वानों को इटली अपनी दार्शनिक पुस्तकों को लेकर भागना पड़ा। यानी कि जब यहाँ पे ग्रीक में जो है कॉन्स्टेंटिनोपल को जो है तुर्कों ने मार दिया, यानी कि उनका पतन कर दिया, तो यूनान के जो विद्वान थे वो जो है वहाँ से भाग गए, यानी कि ग्रीक से जो है वो लोग भाग गए। और भाग के वो लोग इटली गए, और इटली गए तो साथ में वो लोग जो है बहुत ही उच्च स्तर की किताबें ले गए, यानी कि अच्छी दार्शनिक किताबें ले गए। दीज स्कॉलर्स बिगन टू स्प्रेड देयर लर्निंग एंड नॉलेज इन इटली। ये जो स्कॉलर्स थे, यानी कि ये जो विद्वान थे, वो अपनी विद्वता एवं ज्ञान के जो है इटली में फैलाने लगे। फ्रॉम इटली द सम सेम नॉलेज केम टू फ्रांस। तो इटली में जब ये नॉलेज पूरी तरह से फैल गया तो यही नॉलेज जो है फ्रांस में चला गया। फ्रॉम फ्रांस द क्लासिकल नॉलेज वाज ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। और फ्रांस से जो है यह क्लासिकल नॉलेज जो है ट्रांसपोर्ट हो गया, यानी कि चला गया कहाँ पे, इंग्लैंड। सम ऑफ द इंग्लिश स्कॉलर्स हु वेयर इंटरेस्टेड इन टू क्लासिकल लर्निंग वेंट टू रोम। जो कुछ इंग्लिश स्कॉलर्स थे और वो बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल लर्निंग में इंटरेस्ट रखते थे, वो लोग कहाँ चले गए, रोम चल गए। अब आगे चलिए देखते हैं। फ्लोरेंस एंड पाडुआ टू स्टडी ग्रीक लिटरेचर। रोम में चले गए, फ्लोरेंस में चले गए और पाडुआ में चले गए, क्या करने के लिए, ग्रीक लिटरेचर को पढ़ने के लिए वो लोग चले गए, जो लोग क्लासिकल लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सर जॉन चोक वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1994। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सर जॉन कोक, वो जो है प्रोफेसर अपॉइंट हुए कहाँ पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। जॉन कॉलेट फाउंडेड एसटी पॉल इन इंग्लैंड। और जॉन कॉलेट ने जो है एसटी पॉल स्कूल की जो है स्थापना की। दीज वेयर द फोर इवेंट्स दैट पॉपुलराइज्ड द स्टडी ऑफ ग्रीक लिटरेचर इन इंग्लैंड। यहाँ पे जो है कुछ लोगों ने जो है स्कूल खोल दिए, कोई प्रोफेसर बन गया, कुछ लोग पढ़ने चले गए। ये सारे देख के सभी लोग जो है इससे थोड़ा जो है चकित हो गए कि इसके लिए इतने लोग क्यों परेशान हैं, क्यों बेताब हैं। और इसी की वजह से जो है ये रेनेसा हुआ, और अंग्रेजी साहित्य का जो है आप समझ सकते हैं कि उदय हुआ, और बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया, जैसा कि हम अब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हो गया। और ग्रीक लिटरेचर इन इंग्लैंड, जो ग्रीक लिटरेचर था जो है वो जो है बहुत ही ज़्यादा इंग्लैंड में प्रचार हो गया उसका। तो इस तरह से जो है ये जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि पहले जो है कॉन्स्टेंटिनोपल जो थे, यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो थे, उनका जो है पतन हो गया तुर्क के हाथ से। और जब वो मारा गया, यानी कि उन लोगों का पतन हुआ, तो वहाँ पे जो लोग थे ग्रीक में, वो लोग वहाँ से भाग के इटली आ गए। इटली से वो फ्रांस गए, फ्रांस से इंग्लैंड। और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रीक लिटरेचर पढ़ने में लीन हो गए, और कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत पढ़ के ही कोई प्रोफेसर बन गया, मानो अच्छी मात्रा में पढ़ा, और कोई जो है अपना खुद स्कूल खोल लिया, जिससे कि जो है ये पॉपुलर होता गया। तो ये था हिस्ट्री, जो कि रेनेसा का हिस्ट्री था। अब चलिए देख लेते हैं क्वालिटीज ऑफ रेनेसा। रेनेसा की क्वालिटीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेनेसा आखिर में हुआ क्यों और ये क्यों होना था। द रेनेसा हैड द फॉलोइंग क्वालिटीज। रेनेसा के जो है निम्नलिखित क्वालिटीज है, गुण है। इट वॉज द बर्थ ऑफ क्लासिकल और ग्रीक लर्निंग। यह जो है क्लासिकल एवं ग्रीक विद्या का पुनर्जन्म था, यानी कि जो समझ लीजिए पुराने तरह से रूढ़िवादी तरीके से ग्रीक में जो चल रहा था, वो जो है उसका जो है पुनर्जन्म हो गया, और लोग
अच्छे तरीके से सोचने लगे और अच्छे तरीके से लिखने वगैरह लगे। नहीं तो पहले लोग उतना लिखते नहीं थे, ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे आम मुद्दों पे, लेकिन अब जो है इसका पुनर्जन्म हो गया और लोग जो है बहुत ज़्यादा लिखने लगे और ग्रीक विद्या का जो है अध्ययन करने लगे। इट वॉज ए क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रेडिशन, यह जो है परंपराओं का प्रश्न था। द रिएक्शन अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी अथॉरिटी एंड रिलीजन, यह जो है आध्यात्मिक आधार तथा वर्ग के प्रति प्रतिक्रिया थी। सेकुलरिज्म हैड सेट इन, धर्मनिरपेक्षता का आगमन हो चुका था, यानी कि धर्मनिरपेक्षता उस समय बहुत ही जोरों शोर से चल रही थी, क्योंकि धर्मों के आधार पर ही जो है लोगों की लिंचिंग होती थी, लोगों को मारा जाता था और इंसानियत नहीं रहती थी। अगर कोई दूसरे धर्म का होता था तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो इसीलिए सेकुलरिज्म जो है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सभी धर्मों की समान तरीके से इज्जत करना, यही जो है सेकुलरिज्म था। तो ये जो है उस समय सेट हो गया था। द एम्फेसिस अपॉन द साइंटिफिक स्पिरिट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक भावनाओं पर जोर डाला जाने लगा, क्योंकि उस समय जो है नए नए आविष्कार होते थे और वो काफ़ी जो है मददगार रहते थे, इसलिए जो है वैज्ञानिक भावनाओं पर जोर डाला जाने लगा। अटेंशन ऑन द प्रेजेंट वर्ल्ड रेदर देन टू द फ्यूचर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भविष्य में स्थान पर वर्तमान समय पर प्रभाव डाला गया, यानी कि कुछ लोग जो है फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ये जब रेनेसा आया तो वहाँ पे बताया गया कि आगे का मत सोचो, जो आज का है उसे सोचो। यानी कि आजकल आप लोग देखते हैं कि लोग मंगल ग्रह पर जाने के लिए एकदम परेशान है, लेकिन पृथ्वी जो है पूरी तरह से बेकार हो रही है, जबकि वो लोग उस पैसे को जो है पृथ्वी को अच्छा बनाने में नहीं लगाएंगे, लेकिन वो लोग जो है मंगल ग्रह पे जाएंगे। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे आगे के ना सोचकर आज का सोचने के लिए ये रेनेसा बताता है। वायलेशन ऑफ द आइडियल एंड अडॉप्शन ऑफ द प्रैक्टिकल्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आदर्श की उपेक्षा तथा व्यवहारिकता पर ध्यान दिया जाना था, यानी कि यहाँ पे आदर्श की बात नहीं होती थी बल्कि व्यवहारिक बातें होती थी, जो सच होती थी। आदर्श बातें की तो जाती थी लेकिन वो सच नहीं हो पाती थी। इंसिस्टेंस अपॉन दिस वर्ल्ड इन प्लेस ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड, उस युग के स्थान पर इस युग पर जोर था, यानी कि अगर आप सोचते हैं दूसरे युग के बारे में तो उस युग के बारे में नहीं सोचिए, इस युग पर जोर दीजिए। तो ये था क्वालिटीज़ ऑफ रेनेसा, जो कि हमें बताता है कि बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें बताता है, जो कि आज के लिए हम लोग समझेंगे कि ये सब बातें तो नॉर्मल बातें हैं, सब कोई जानता है, लेकिन जब रेनेसा आया उससे पहले कोई भी इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करता था। इसीलिए ये सब चीज़ें जो है उस नज़रिए से आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आज तो सबको पता है, लेकिन पहले कोई भी इसके बारे में नहीं सोचता था। तो ये थे क्वालिटीज ऑफ रेनेसा, जिसमें कि आगे का ना सोचकर आज का सोचना चाहिए, सभी धर्मों की समान इज्जत करनी चाहिए और किसी को भी धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातें यहाँ पे देखे हम लोगों ने क्वालिटीज़ के अंदर। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके बाद इसका मीनिंग देख लिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया, क्वालिटीज़ भी देख लिया। अब चलिए देख लेते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका रेनेसा का लिटरेचर पे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। द रेनेसा हैड वंडरफुल इफेक्ट अपॉन द लिटरेचर ऑफ हिज पीरियड, रेनेसा का जो है एक कहा जाता है, समझ लीजिए वंडरफुल, यानी कि एकदम आश्चर्यजनक इफेक्ट था लिटरेचर पर उस समय के दौरान। इट सॉ पोएट्स लाइक द अर्ल ऑफ सर्रे, थॉमस विट, सर फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर एंड जॉन मिल्टन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस समय जो है दिखाई दिए कौन कौन से पोएट, अर्ल ऑफ सरे, थॉमस वियाट, सर फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर एंड जॉन मिल्टन, यानी कि इस समय जो है ये महान महान जो कवि थे वो जो है दिखाई दिए और इस समय ये लोग अच्छा अच्छा काम किए। अब आगे चलिए देखते हैं। द रेनेसा स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड द स्पिरिट ऑफ रिलीजन वेर फाउंड इन द पोएट्री ऑफ मिल्टन एंड स्पेंसर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो साहित्यिक भाव था या और जो है धर्म की भाव था वो जो है एक साथ जो है मिला। कहाँ पे मिला? पोएट्री में। किसके पोएट्री में? मिल्टन एंड स्पेंसर के पोएट्री में जो है पूरी तरीके से मिला। इन द फील्ड ऑफ ड्रामा मार्लो, जॉन लिली, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीने एग्जाल्टेड द स्पिरिट ऑफ रेनेसा आइडियल लाइक द थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, यहाँ पे कहा जा रहा है ड्रामा में जो है ये सब आप समझ सकते हैं लेखकों के नाम बताया जा रहा है, जिनमें कि हमारे नाम है जॉन लिली, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन एग्जाल्टेड द स्पिरिट ऑफ रेनेसा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन लोगों ने जो है नाटक के क्षेत्र में जो है बहुत ही अच्छा काम किया उस समय में, यानी कि रेनेसा की भावनाओं को उस समय ऊपर उठाया और धर्म जो भी रेनेसा के गुण थे उनके आधार पर जो है लोगों को जो है प्रताड़ित ना किया जाए, ऐसा बताया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि स्पिरिट ऑफ रेनेसा आइडियल लाइक द थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि जो थ्रस्ट ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का प्यासा, यानी कि जो एकदम ज्ञान के लिए तैयार रहता हो, ये सब चीज़ें हमें बताई। लव फॉर ब्यूटी, प्लेजर ऑफ अर्थली लाइफ, लव ऑफ वेल्थ एंड रिचेज, लव फॉर पावर, लव फॉर एडवेंचर, लव फॉर सेंसियस प्लेजर एंड लव फॉर अनबाउंड फ्रीडम एंड एम्बिशन इन द फील्ड ऑफ प्रोज। यहाँ से हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि रेनेसा के आदर्श जैसे ज्ञान की भूख, यानी कि लोगों को ज्ञान की प्यास या ज्ञान की भूख लगनी चाहिए, लोग हमेशा सोचने चाहिए कि और ज़्यादा ज्ञान मिले, और सौंदर्य के प्रति प्यार, जो भी सौंदर्य है उसके प्रति प्यार होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या था, लव फॉर ब्यूटी था, प्लेजर ऑफ अर्थली लाइफ, यानी कि सांसारिक जीवन का अर्थ आनंद लेना चाहिए, उनको प्लेजर लेना चाहिए। लव ऑफ वेल्थ एंड रिचेज, यहाँ पे जो है धन दौलत की इच्छा होनी चाहिए। उसके आगे जो है लव फॉर अनबाउंड, यानी कि अधिकार की पिपासा होना चाहिए। लव फॉर एडवेंचर, यानी कि साहस से प्रेम और इंद्रप्रयाग आनंद और असीमित स्वतंत्रता और अभिलाषा के प्रति प्रेम इस युग की देन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लव फॉर सेंसेशन, लव फॉर प्लेजर, लव फॉर अनबाउंड फ्रीडम एंड मिशन, यानी कि आज़ादी आज़ादी जो भी है, अधिकार की पिपासा जो है, ये सब जो है इसी युग की देन है, क्योंकि इसी युग में लोगों ने खुलकर बोलना चालू किया था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो दो दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि लव फॉर पावर का मतलब क्या है, लव फॉर एडवेंचर का मतलब क्या है। अब आगे चलिए देखते हैं। इन द फील्ड ऑफ प्रोज, यानी कि प्रोज के फील्ड में, गद्य के क्षेत्र में, बेकन इंट्रोड्यूस द लव फॉर लर्निंग, यानी कि बेकन ने जो है ज्ञान के प्रति प्रेम का वैज्ञानिक खोज किया, लोगों को ज्ञान के लिए प्यार हो जाए। द डिजायर ऑफ नॉलेज एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक खोज की, और द डिजायर ऑफ नॉलेज एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। लव फॉर वेल्थ, यानी कि धन शक्ति और धन के लिए प्यार। फॉर पावर एंड वेल्थ, लव फॉर ब्यूटी इंडिविजुअलिज्म, क्रेविंग फॉर द अर्थली प्लेजर एंड लव फॉर वर्ल्डली सक्सेस बाय फेयर एंड फाउल मीन्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेकन ने जो है गद्य के माध्यम से सौंदर्य के प्रति प्रेम, व्यक्तिवाद और सांसारिक आनंद और सांसारिक सफलता की इच्छा को व्यक्त किया। यहाँ पे जो इम्पैक्ट की बात की जा रही है, तो आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि ये किस तरह से समझाया जा रहा है, और इस तरीके से आपको उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको यही जो है आंसर आपको एग्ज़ाम में लिखना है, इसलिए इसी आंसर को लेके समझाया जा रहा है। नॉर्मली आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय जो भी कवि थे, उन लोगों ने जो रेनेसा के गुण मैंने ऊपर बताए आपको, कि सेकुलरिज्म, जिसमें कि सभी धर्मों का आदर और प्यार की भावना होना चाहिए, सांसारिक जीवन का आनंद होना चाहिए, दूसरे जो है जगहों के बारे में ना सोचकर अपनी जगह के बारे में सोचना चाहिए, अगले जन्म के बारे में ना सोचकर इस जन्म के बारे में सोचना चाहिए, सौंदर्य के प्रति प्रेम होना चाहिए, व्यक्तिवाद, इंसानियत होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें जो है उस समय के जिन लोगों ने नाटक लिखा, नाटक में ये सब चीज़ें दर्शाई, जिन लोगों ने गद्य लिखे, गद्य में दर्शाई, जिन लोगों ने कविताएं लिखी, पोएम लिखे, कवियों ने वहाँ पे दर्शाई। तो यही इम्पैक्ट जो है रेनेसा का जो है पड़ा था साहित्य के ऊपर। जब रेनेसा का मतलब ही यही है कि विद्या का पुनर्जागरण, यानी कि उस समय सभी लोग जो है विद्या के लिए भूखे थे, ज्ञान के लिए भूखे थे, सभी लोग पढ़ाई कर रहे थे, और सभी लोग जो है अच्छी अच्छी बातें लिख रहे थे। तो भी ना इसे कहा गया कि पुनर्जागरण। उससे पहले कोई कुछ नहीं कर रहा था, सब अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन यही एक ऐसा समय आया जहाँ से लोग जो है अपने रास्ते बदल दिए, ज्ञान के बारे में खोज करने लगे, ज्ञान को पाने की तलाश करने लगे, और व्यक्तिवाद और धर्म को जो समानता देने के लिए सभी जो अच्छी अच्छी बातें थी वो यहीं से चालू हुई। इसलिए जो है इसको जो है पुनर्जागरण कहा जाता है और रेनेसा कहा जाता है। नहीं तो इसका कोई नाम ही नहीं होता, रेनेसा नाम ही नहीं पैदा होता। इसीलिए जो है रेनेसा नाम पैदा हुआ, क्योंकि इन सब इस समय में जो है, जो वो समय था, उस समय जो है बहुत सारे काम ऐसे हुए जो मैंने आपको पीछे गिनाया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ा रेनेसा का, जो भी कवि थे उन लोगों ने ऐसी कविताएं लिखी कि लोगों पर प्रभाव पड़े, जो भी गद्य के लोग थे गद्य लिखा, और जो भी नाटक वाले थे नाटक लिखा। तो ये था रेनेसा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। रेनेसा में आपको यही बात समझनी है कि उस विद्या जागरण, यानी कि उस समय जो है नई विद्या का जागरण हुआ था, और सब लोग नई नई बातें, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तो ये था आज का वीडियो रेनेसा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।